पेड़ पौधे चीख रहे थे, संपूर्ण तबाही थी, आग बाहर से नहीं आई थी। नंदनवन का ही कोई विषैला फूल अपने शक्ति दंभ में तेजाबी भवन कर रहा था और नंदनवन जल रहा था। दोस्तों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति दिवस आज बहुत बढ़िया ढंग से मनाया गया देश भर में, बहुत ही क्रांतिपूर्ण। इस अवसर पर मैं इस आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ कवि M.K. मधु से एक छोटी सी भेंटवार्ता लिया राइजिंग बिहार के साहित्य यात्रा पेज के लिए। हम राइजिंग बिहार के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम इस अवसर पर एक छोटी सी भेंटवार्ता देखें M.K. मधु और राजप्रिया रानी के साथ, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है। इसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अच्छा M.K. मधु जी, आप तो एक बहुत अच्छे कवि हैं और काफ़ी दिनों से आप कविता भी लिख रहे हैं। जैसा मुझे पता चला है कि आप जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, तो चूँकि आज जेपी आंदोलन दिवस है और इस अवसर पर आपने अभी कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया था, मैं जानना चाहता हूँ कि जेपी आंदोलन, यह जो जेपी आंदोलन दिवस है, यह क्यों मनाई जाती है? ऐसा उद्देश्य क्या है? निरंकुश सत्ता जो तत्कालीन सत्ता थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पूरे देश में वह इस तरह से हावी थी कि सारे पूरी जनता का जो मताधिकार था वो उसका हनन हो रहा था, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। तब एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में वह व्यक्ति सड़क पर आंदोलन की मशाल लेके आगे निकला। और वह 5 जून का ही तारीख था कि इतना लंबा जुलूस था, उस जुलूस में मैं भी था। जेपी गोलंबर, जिसको आज हम लोग इनकम टैक्स के पास बोलते हैं, वहीं पर निरंकुश सरकार की बर्बर पुलिस ने उन पर लाठी से हमला किया। उस समय किसकी सरकार चल रही थी? सरकार कांग्रेस की थी, सब कोई जानता है। और उस वक्त वो सरकार, फिर उसके बाद आपातकाल लगाया गया और पूरा देश आपातकाल में से ग्रसित हो गया। तो स्थिति जो संपूर्ण क्रांति दिवस हम लोग की क्रांति की जो बुनियाद थी, जेपी को उसी दिन लाठी लगा था और क्रांति की बुनियाद हम लोग उसको मानते हैं। हम लोगों ने गांधी को नहीं देखा, लेकिन जेपी के रूप में हम लोगों ने गांधी को देखा था। अच्छा M.K. मधु जी, आप ये बतलाइए कि उस समय जो जेपी आंदोलन जो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था और इसका प्रभाव सिर्फ बिहार में था या पूरे देश में पड़ा था? देखिए, जो ये आंदोलन पहले छात्रों का आंदोलन था। जेपी नहीं कूदना चाहते थे, लेकिन छात्रों का डेलीगेट्स बार बार जाके उनको मनाता था, कहता था कि जेपी आप आइए। और इसके पहले छात्र आंदोलन गुजरात में हुआ, जिसका नेतृत्व मोरारजी भाई देसाई कर रहे थे, लेकिन गुजरात का छात्र आंदोलन फेल कर गया। और उसके बाद बिहार का छात्र आंदोलन शुरू हुआ, जो आगे चल के जन आंदोलन का रूप ले लिया और इतना दूर तक फैला, पूरे देश में फैला कि राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन हो गया। पूरे देश पर पड़ा, सिर्फ खाली बिहार का नहीं था, ये पूरे देश का आंदोलन हो गया। और उसके बाद उस वक्त की जो तानाशाह सत्ता थी वो उखड़ गई। अच्छा राजप्रिया रानी जी, आप एक युवा कवित्री हैं, लेखिका हैं। जैसा भी M.K. मधु जी बतला रहे थे कि जेपी का आंदोलन जो चला था उस समय पूरा देश से प्रभावित था, सिर्फ बिहार नहीं। आप भी तो उस समय बिहार में थी या आसाम में थी, पता नहीं, आप तो वैसे आसाम के रहने वाली हैं। तो क्या आप इस आंदोलन से परिचित थी? जी, मैं स्कूली तौर पे तो मैं उस वक्त स्कूल में ही थी और उस वक्त मैं जो भी था मैं किताबों में ही पढ़ी थी, क्योंकि मैं उस वक्त बिहार से कनेक्ट नहीं थी, मैं आसाम में रहती थी। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में वहाँ भी बहुत सारे जो भी था उनकी प्रतिभाएं, उनकी जो भी राष्ट्रव्यापी, क्योंकि एक्चुअली ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन था और पूरे देश में व्याप्त था इनकी प्रतिभा, इनका जो भी था। तो राजनीतिक रूप से ये बहुत ही उभरते हुए एक सितारे थे। और मैं यही कहूँगी कि ये एक महात्मा गांधी के रूप में, हमारे महात्मा गांधी के रूप में आप हाँ, उसको एक प्रतीक मानते हैं। जी।
मतलब महात्मा गांधी को आपने तो नहीं देखा होगा, नहीं, लेकिन उन्हें भी किताब में कभी आपने सामने देखा? जी नहीं, मैंने कभी सामने देखने का मौका नहीं मिला, आप नहीं। सिर्फ देखे। अच्छा एम के माधु जी, आप मैं देख रहा था जैसा राजप्रिया रानी जी बोल रही थी, उन्हें देखा नहीं, लेकिन देश भर में जो उनकी बातें चली, उनकी जो चर्चाएं हुई, पूरे देश को प्रभावित किया। इससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिली, वो भी इससे बहुत प्रभावित थी। आप तो उस आंदोलन के एक हिस्सा भी रहे हैं, हिस्सा इस मायने से कि आप उसने अपनी आंखों से इसे देखा है। जहाँ तो मुझे याद है कि मैं भी कभी एक बार गांधी मैदान गया था और उनका भाषण मैंने भी सुना था वहाँ बैठकर। उनमें उनकी बातों में कुछ इस तरह का प्रभाव था कि मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगे कि लोग बहुत, युवा लोग खासकर बहुत आकर्षित होते थे। आप इस संबंध में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मेरी एक कविता भी है कि तुम निहत्थे निकले थे सड़क पर, बूढ़ी हड्डियों में क्या जोश था, तुम में क्या चुंबक थी, कि हजारों लाखों हाथ मुट्ठियाँ, हजारों लाखों मुट्ठियाँ आकाश में लहराने लगी थी। तो उनमें सचमुच उनका चुंबक वाला व्यक्तित्व था। वो इस तरह से वो उनकी बातें या जो भी वो बोलते थे वो लोगों पर बहुत असर करता था। और उसके पीछे एक बड़ा कारण था, वो निस्वार्थ व्यक्ति थे और सत्ता से हमेशा दूर है। उनको प्राइम मिनिस्टर का पद मिला, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद मिला था, राष्ट्रपति का पद मिला, लेकिन सबको त्याग करते गए और बोले कि मैं सत्ता का कोई पद नहीं लूँगा, मैं निस्वार्थ भाव में अपने देश की सेवा करता रहूँगा। बहुत अच्छी बात है, आपने बतलाया, बहुत जानकारी भी इस संबंध में आपने मधु जी आप हमें दी है। अच्छा, आज बहुत सारे नेता हैं, मैं पूछना चाहूँगा राजप्रिया रानी से कि उस समय भी बहुत सारे नेता थे, बड़े पार्टी तो बदलते रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि नेताओं के रूप में जितने लोग सामने आ रहे हैं, और जिस समय वे जो नेता लोग उनसे जुड़े हुए थे और आज जो नेता है, क्या इसमें कुछ आपको खास अंतर नज़र आता है कि सब लोग एक तरह के नज़र आते हैं? क्या उनसे उनका कुछ प्रभाव उस पर पड़ा कि नहीं, उन नेताओं पर? जी, मैं यही कहूँगी कि आज की जो राजनीति है वो स्वार्थ से परिपूर्ण है, और पहले स्वार्थ नहीं था। वो तभी तो लोकनायक थे और वो लोगों के लिए सेवा करते थे, और ख़ास तौर पर वे महिलाओं या पुरुष दोनों के लिए जो जिस तरह से काम करते थे वो स्वार्थ से बिल्कुल भिन्न था। अभी राजप्रिया रानी जी बोलती पहले के नेताओं में स्वार्थ नहीं था, आज के नेताओं में स्वार्थ है। अगर नेता में उसमें स्वार्थ नहीं था तो इतना बड़ा आंदोलन तो हमको नहीं लगता है कि लोकनायक जयप्रकाश को करना पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय आप जुड़े हुए थे और आप भी इस बात को महसूस करते होंगे मधु जी, कि जो नेता लोग उनके आंदोलन से जुड़े हुए थे, जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे, आज उनके चले जाने के बाद आज भी हम लोग जेपी के को याद कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण को याद कर रहे हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी नेता थे वे आज भटके हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, जेपी एक मसीहा थे, भारत के महानायक थे। तो कोई भी व्यक्ति जो महानायक हो या उसकी जो विचारधारा हो या उसका जो आंदोलन हो, वो कभी फल की चिंता नहीं करता है। फल फलाफल उसमें से निकलते रहता है, और उस फल फलाफल में अमृत भी निकलते हैं और विष भी निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उनके उन नेताओं के प्रति आपका इशारा है नहीं, जो उनके साथ रहकर और उनसे कुछ प्रेरणा नहीं ले पाए, आज भटक गए। हाँ, नहीं, उसमें है क्या कि महात्मा गांधी के जो शिष्य थे वो उसमें भी भटकाव था, तो हम सिर्फ जेपी के शिष्यों में क्यों भटकाव कहेंगे? बिल्कुल सही। तो इसलिए करके वो अभी स्थिति, लेकिन राजनीति की जो धारा है ना वो शुद्धिकरण मांगती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बात को महसूस आप कर रहे हैं कि जेपी आंदोलन जिस समय हुआ था, आज भी पूरे देश में जेपी आंदोलन की आवश्यकता है। हाँ, जेपी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और जेपी आंदोलन भी हमेशा प्रासंगिक रहेगा, चूँकि स्थितियाँ बहुत नहीं बदली हैं।
जो उस वक्त भी भ्रष्टाचार था, उस वक्त भी बेरोज़गारी थी, उस वक्त भी महंगाई थी, आज भी स्थिति वही है। कमोबेश डिग्री का अंतर होता है। बहुत अच्छी बात आपने कहा है और निश्चित तौर पर यह बात होनी भी चाहिए। अच्छा, हम अब बहुत समय ना लेते हुए, चूँकि हमारी सीमाएँ हैं समय की, मैं चाहूँगा कि आप जेपी आंदोलन पर आपने बहुत सारी कविताएँ लिखी है, तो आप कोई एक कविता चलते चलते हमें सुना दें हमारे दर्शकों को। तो हाँ, तो एम के मधु जी, आप कविता भी लिखते हैं, एक अच्छे कवि हैं और आपने जेपी आंदोलन पर कई कविताएं लिखा है, तो आप हमारे दर्शकों को एक कविता सुनाइए। जेपी वस्तुतः देश के दो बड़े आंदोलन के महानायक रहे हैं। पहला 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसके भी महानायक थे, और 1974 में छात्र जन आंदोलन के भी महानायक थे, जिसने लोकतंत्र की स्थापना की, निरंकुश तानाशाह सत्ता को भारत से, देश से उखाड़ फेंका था। उसी भाव को लेकर दो महानायक की ज़िंदगी का चित्र खींचते हुए मेरी एक कविता है, फिर कब आओगे महानायक। परियों की कथा में सोने की चिड़ियों वाला अपना नंदनवन देखा था तुमने, और उसकी सेवा में जीवन यौवन अपना समर्पित कर दिया था तुमने जब अपने पेड़ों की चीख सुनी थी, राजकुमार बनकर पंख वाले घोड़े पर सवार होकर दीवारों पहाड़ों को लांघकर नंदनवन को जलने से बचाया था। 7 समंदर पार से आते शोलों को अपने छाती पर खाया था। 7 समंदर पार से आते शोलों को अपनी छाती पर खाया था। यह स्वप्न नहीं था तुम्हारा, यह तो तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे पत्थरों के निशान थे, जो तुम्हारे बढ़ते तलवे से तैयार हो रहे थे। तुम पसीनों और अक्षरों के बीच तुमने अपने में एक धर्म संजोया था। पसीनों और अक्षरों के बीच तुमने अपने में एक धर्म संजोया था, जो विज्ञान था, आगे चलकर एक क्रांति धारा का नाम था। तुम पूरी तरह प्रस्फुटित हो चुके थे उन पत्थर चिन्हों के बीच। तुम पूरी तरह प्रस्फुटित हो चुके थे उन पत्थर चिन्हों के बीच। झंझावातों को झेलते समय के कई पड़ाव पार कर चुके थे कि तुम्हारे सपनों का वह नंदनवन फिर जलने लगा था। ये 1974 का आंदोलन है। फिर जलने लगा था, पेड़ पौधे चीख रहे थे, संपूर्ण तबाही थी, आग बाहर से नहीं आई थी। नंदनवन का ही कोई विषैला फूल अपने शक्ति दंभ में तेजाबी भवन कर रहा था और नंदनवन जल रहा था। नन्हे पौधों की पुकार पर तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां दधीची का वज्र बनकर आगे बढ़ी थी। तुम अकेले बढ़े थे, निहत थे। क्या चुंबक था तुम में कि तुम्हारी एक आवाज़ पर करोड़ों मुट्ठियाँ आकाश में लहरा चुकी थी, और अंजुरी में तुमने तेजाब को भर लिया था और शिव बनकर सारे गरल को पी लिया था। नंदनवन बच गया था। क्या बात है, आज तुम नहीं हो, आज नंदनवन फिर जल रहा है। फिर कब आओगे महानायक, काश तुम आता है, काश तुम आ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद एम के मधु जी और राजप्रधान जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जेपी आंदोलन के अवसर पर हमने आपका ये जो भेंट वार्ता लिया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।